पोस्ट कमांडर से इजाजत लेकर हम वहां से निकल आए। पलवशा हमारे आगे आगे थी। वहां से अलाम खेल तक मुसलसल उतराई थी, इसलिए हमारी रफ्तार काफी तेज रही। सरदार सारा रास्ता बहुत खुश था। यार राजे, बस ली जोना का बाब बंद ही करता हूँ। वो मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन अब तो चिनारे ने मुझे एक बेटे का तोहफा दे दिया है। ऐसे मौके पर मैं दूसरी शादी की बात करता अच्छा तो नहीं लगूंगा। मुझे मालूम है चिनारे बहुत खुश होगी और बहुत बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने रिंधी हुई आवाज में मशवरा दिया, जरूरी तो नहीं कि तुम जाते ही शादी की बात छेड़ दो। अगर इस छुट्टी पर नहीं तो अगली छुट्टी पर कोई अच्छा सा मौका देखकर बात कर लेना। वो बोला, नहीं यार, चिनारे मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है और ली जोना भी। मुझे लगता है कि मैं इन दोनों के दरमियान फंस कर रह जाऊंगा। ली जोना के आने से चिनारे जरूर वावेला करेगी। मुमकिन है शादी के बाद ली जोना को भी चिनारे की जात खटकने लगे। वो तो यूं भी एक अलहदा माशरे की आती है, और ये ना हो दोनों को पाने की लालच में मैं दोनों के प्यार से महरूम हो जाऊं। मैंने कहा, अल्लाह पाक बहुत ज्यादा हिकमत वाला है दोस्त। वो जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है। काफी दफा ऐसे हादसे इंसान की जिंदगी में आ जाते हैं जिन्हें बर्दाश्त करने की हिम्मत इंसान अपने अंदर मफकूद पाता है। बस मेरी ये बात याद रखना कि सब्र और हौसले का दामन हाथ से न छोड़ना। वो बोला, यानी तुम भी मेरे साथ मुत्तफिक होना कि मुझे लीज होना का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। मैंने कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल थोड़ा तेज चलने की कोशिश करो। तुम्हारी बाजी साहिबा तो बेइज्जत करने के चक्कर में पड़ी हैं। यूं जा रही हैं जैसे मैराथन में हिस्सा ले रही हो। मुझे इस मौजू से वहशत हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि बार बार चिनारे बहन का जिक्र हो। एक बार तो जी में आया कि सरदार को हकीकत बता दूं, मगर फिर औरंगजेब साहब की नसीहत याद आ गई। उसने सख्ती से मना किया था कि सरदार को उसकी बीवी के वफात के बारे में न बताया जाए। यूं भी आर्मी में हद्दुल वसा यही कोशिश की जाती है कि किसी भी करीबी रिश्तेदार की नागहानी मौत की इत्तला मुतासिरा शख्स को नहीं दी जाती, कहीं वो सफर के काबिल ही न रहे। घर जाकर भी वो सदमा इतना ही गहरा होता है, लेकिन वहाँ दूसरे रिश्तेदार उसे संभालने के लिए मौजूद होते हैं। सरदार ने तहसीन आमेज लहजे में कहा, मानना पड़ेगा कि पलवशा बहन में बड़ी जान है। जवाबन मैं खामोश रहा। 5 घंटे का रास्ता हमने 2 घंटे में तय कर लिया था। अलाम खेल में पहुंचकर हम सड़क पर किसी गाड़ी का इंतजार करने लगे। 10-15 मिनट के इंतजार के बाद भी कोई गाड़ी न मिली। पलवशा हमें इंतजार करने का कहकर गांव के अंदर घुस गई। थोड़ी देर बाद ही वो एक होंडा 125 लिए नमूदार हुई। उसे मोटरसाइकिल चलाते देखकर मुझे खास हैरत नहीं हुई थी। मेरे करीब मोटरसाइकिल रोकते ही उसने कहा, मोटरसाइकिल कौन चलाएगा? मैंने कहा, मेरा ख्याल है ये जिम्मेदारी मुझे संभालनी पड़ेगी। सरदार ने मुझसे पहले पलवशा के हाथ से हैंडल थाम लिया। मैं तुमसे अच्छी मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। मैंने अपना थैला मोटरसाइकिल के कैरियर पर रखकर उसके पीछे बैठ गया। मेरे अकब में वही मुसीबत बैठ गई थी जिससे मैं मुसलसल जान छुड़ाने की कोशिश में मसरूफ था। मुझे ये भी इल्म था कि सरदार इसीलिए मोटरसाइकिल चलाने की जिम्मेदारी संभाल रहा था ताकि पलवशा को मेरे साथ बैठना पड़े। पलवशा के बैठते ही मैंने सरदार को चलने का कहा और उसने सर हिलाते हुए मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। थोड़ा आगे जाते ही उसने पलवशा से पूछा, ये मोटरसाइकिल कहाँ से उठा लाई हो? वो बोली, अपने उस्ताद कमांडर अब्दुल हक से मांगा है। सरदार बोला, कमांडर नसरुल्लाह से मुंह छुपा रही थी और अब्दुल हक के पास खुद पहुंच गई। वो बोली, मजबूरी थी इसलिए जाना पड़ा। बाकी छुपना शर्म की वजह से था, डरने की वजह से नहीं। मुजाहिदीन जबरदस्ती थोड़ी करते हैं किसी के साथ। मैंने उसे झिड़का कि आराम से बैठो। वो बोली, ठीक है, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो पीछे बैठ जाओ या मोटरसाइकिल से उतर जाओ। मैंने तो अपने भाई से बात करनी है। उसकी बात पर मैं खून के घूंट भरने के अलावा कुछ न कर सका और मेरे चिढ़ने की वजह से थोड़ा और आगे खिसक आई। उसके साथ मत्था मारना दीवार से सर टकराने के मुतरादिफ था। मजबूरन मैं खामोश हो गया। अंगूर अड्डे तक आते हमें 1.5 घंटा लगा था। सूरज गुरूब होने को था। अंगूर अड्डे की आबादी शुरू होते ही उसने सरदार को कहा, मोटरसाइकिल कमांडर नसरुल्लाह के घर खड़ी करना, इसलिए सीधा वहीं चलो। मैंने कहा, हमें अड्डे में उतार कर तुम ले जाना। वो जवाबन बोली, जब पूछा न जाए तो मशवरा नहीं देना चाहिए। मैंने हतमी लहजे में जवाब दिया, ये मशवरा नहीं है, हम तुम्हें अपने साथ वाना तो नहीं ले जा सकते। वो बोली, तुम्हारे साथ कौन अहमक जा रहा है? सरदार ने मोटरसाइकिल का रुख कमांडर नसरुल्लाह के घर की तरफ मोड़ दिया। मैं चीखा, यार अड्डे की तरफ चलो, मगर सरदार सुनी अनसुनी करता हुआ कमांडर नसरुल्लाह के घर की जाने बढ़ता रहा। कमांडर नसरुल्लाह का घर करीब ही था। वो हमें घर के बाहर ही मिल गया। वो शाम की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। सरदार ने उसके करीब मोटरसाइकिल रोककर कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहकर उसने फर्दन फर्दन हम तीनों से हाथ मिलाया। पलवशा ने कहा, उस्ताद जी, ये मोटरसाइकिल कमांडर अब्दुल हक से मांगा है। अगर आप हमारी वापसी तक अपने घर में रख लें तो मेहरबानी होगी। वो बोले, ठीक है बेटा। उसने खुश दिली से कहते हुए मोटरसाइकिल थाम ली। आप लोग खाना तो शाम की नमाज पढ़कर ही खाओगे ना? पलवशा ने हमसे पहले जवाब दिया, नहीं, हम वाना जा रहे हैं। और वो सर हिलाता हुआ मोटरसाइकिल को हैंडल से पकड़कर घर की जानिब ले गया। सिवाय पिस्तौलों और एक अदद आई कॉम के हमने अपना बाकी सामान और हथियार उसके हवाले कर दिए थे। वैगन अड्डे की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैं फैसला कुन लहजे में बोला, सरदार, तुम्हारे जाने के बाद मैं इसे 1 सेकंड भी अपने करीब नहीं भटकने दूंगा। सरदार के कुछ कहने से पहले वो तुर्की बतुर्की बोली, मेरा दिमाग खराब है कि तुम जैसे बेएतबार शख्स के साथ अकेली रहूं। मैंने कहा, एहसान होगा तुम्हारा। और तलखी से कहते हुए मैं कदमों की रफ्तार तेज करते हुए उन दोनों से आगे निकल गया।
ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں ویگن اڈے میں داخل ہوتے ہی ایک تیار ویگن مل گئی۔ سواریاں نماز کی ادائیگی کے بعد اندر بیٹھ رہی تھیں، عقبی نشست خالی پڑی تھی۔ کنڈکٹر نے ہمیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ ہمارے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے ویگن آگے بڑھا دی۔ کوشش کے باوجود ہم ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی گاڑی نہیں پکڑ سکے تھے، مجبوراً ہمیں ہوٹل میں رات گزارنا پڑی۔ بستر پر لیٹتے ہی سردار نے کہا، تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ چھٹی کتنی ہوئی ہے؟ میں نے فوراً کہا، مہینہ۔ وہ بولا، گویا میں 1 ماہ سلطان خان کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ میں نے سوالیہ لہجے میں کہا، سلطان؟ وہ بولا، ہاں، سلطان خان ولد سردار خان۔ اور معلوم ہے میں نے اور چنارے نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ بیٹا ہوا تو چنارے نام رکھے گی اور بیٹی ہوئی تو میں، اور اس نیک بخت نے بیٹے کے لیے سلطان نام چن رکھا ہے۔ میں نے دکھ کی لہر کو سینے میں دباتے ہوئے دھیرے سے گہرا سانس لیا۔ وہ بولا، قسم سے میرا دل چاہتا ہے اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ پلوشا نے کہا، بھائی یہ آپ کا پہلا بیٹا ہے نا؟ وہ بولا، ہاں پلوشے، یہ تمہارا پہلا بھتیجا ہے۔ وہ بولی، میری باجی کو میری طرف سے بہت بہت مبارک دینا۔ سردار نے اس بات میں سر ہلایا، ضرور۔ وہ بولی، قبیل خان کو ہلاک کرنے کے بعد میں انشاءاللہ سلطان سے ملنے آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر شرارتی لہجے میں بولی، نہیں بلکہ قبیل خان کی ہلاکت کے بعد میں نے ایک اور قتل بھی کرنا ہے، اس کے بعد آؤں گی۔ سردار نے زوردار قہقہہ لگایا، لیکن میں دکھ کی وجہ سے کوئی جواب نہ دے سکا۔ سردار بولا، ویسے یار مجھے پشیمانی ہو رہی ہے کہ میں نے چنارے کو موبائل فون کیوں نہیں لے کر دیا۔ اگر اس کے پاس موبائل فون ہوتا تو ابھی پی سی او سے گھر بات کر کے کم از کم اس کی آواز ہی سن لیتا۔ میں نے اپنا ATM اس کی طرف بڑھایا، اچھا میرا ATM اپنے پاس رکھ لو، شاید تمہیں رقم کی ضرورت پڑے۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، بتایا تو ہے کہ لیزونا کا باب بند۔ میری آواز بھرا گئی۔ $5000 تمہیں دینے کا وعدہ کیا تھا، چاہے وہ لیزونا کے حصول کے لیے استعمال کرو، چاہے کسی اور مقصد کے لیے۔ سردار بولا، نہیں راجے، اتنی زیادہ رقم؟ میں نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یہ رقم مجھے تمہیں پہلے دے دینی چاہیے تھی، تم بھی امریکہ میں میرے ساتھ تھے، 50,000 میں سے 5,000 تو تمہارا حق تھا۔ سردار نے نفی میں سر ہلایا، یہ تمہارا انعام تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم نے لینے ہیں کہ مجھ سے بے عزت ہونا ہے؟ اور اس نے خاموشی سے ATM کارڈ میرے ہاتھ سے لے لیا۔ ATM کارڈ کا پاسورڈ بتا کر میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ صبح سویرے اٹھ کر ہم بغیر ناشتہ کیے ہوٹل سے نکل آئے۔ ویگن اڈے پہنچ کر بھی ناشتے کا موقع نہ مل سکا کہ ویگن جانے کے لیے تیار تھی۔ سردار نے اپنا پستول میرے حوالے کرتے ہوئے مجھ سے معانقہ کیا اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میری چھوٹی سی بہن کا خیال رکھنا۔ میں اسے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مجھ سے علیحدہ ہوتے ہوئے اس نے پلوشا کے سر پر ہاتھ رکھا اور ویگن میں بیٹھ گیا۔ ویگن چلنے تک ہم وہیں کھڑے رہے۔ ویگن کے اڈے سے نکلتے ہی وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، اب مجھے اصل بات بتاؤ۔ میں نے حیرانی سے اسے گھورا، میں سمجھا نہیں۔ وہ بولی، سردار بھائی کے گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ میری حیرانی برقرار تھی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ بولی، اس سوال کو رہنے دو، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ میں نے کہا، اپنا لہجہ درست کرو اور چلتی پھرتی نظر آؤ۔ سختی سے کہتے ہوئے میں اسی ہوٹل کی طرف بڑھ گیا جہاں رات گزاری تھی۔ ویگن اڈے سے نکلتے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ مجھ سے 2-3 قدم پیچھے اطمینان سے چلی آ رہی تھی۔ میں نے اسے جھڑکنے کے انداز میں کہا، تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئی؟ وہ شوخی سی ہنسی، کیوں بلا وجہ توانائی ضائع کر رہے ہو؟ میں اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ اس نے نظریں چرانے کی کوشش نہیں کی تھی، اپنی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالے وہ بھی للکارنے کے انداز میں مجھے گھورتی رہی۔ مجھے خاموش کھڑا دیکھ کر اس نے دوبارہ زبان کھولی، اگر میں یوں ہی تمہارے پیچھے پیچھے چلتی رہی تو تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ مجھے اس پر حقیقت میں غصہ آنے لگا تھا۔ تمہیں شاید اپنی عزت پیاری نہیں ہے۔ اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے نہ صحیح، تمہیں تو میری عزت پیاری ہے نا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، دیکھو جب سردار آئے گا تو تم بھی واپس آ جانا۔ مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ بے پرواہی سے بولی، چھوڑو مذاق کو اور چلو، ناشتہ بھی کرنا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے منع کروں۔ نہ تو وہ میرے غصے کی پرواہ کر رہی تھی اور نہ نرم لہجہ اس پر اثر کر رہا تھا۔ سر جھٹک کر ایک بار پھر چل پڑا۔ وہ میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے بولی، بندے کو اتنا کھڑوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، تمہیں کسی نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ وہ اطمینان سے بولی، تم سکھا دو۔ مجھے خاموشی میں ہی عافیت نظر آئی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگی، چلو ناشتہ کرتے ہیں، قسم سے سخت بھوک لگی ہے۔ میں نے تنزیہ لہجے میں پوچھا، پیسے ہیں جیب میں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اگر ہوتے تو تم جیسے کنجوس کی منتیں کرتی۔ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے پوچھا، اچھا میری جان چھوڑنے کے کتنے پیسے لوگی؟ اس نے وضاحت چاہی، تمہارا مطلب ہے قبیل خان کو مارنے کے بعد تمہاری جان بخش دوں؟ میں نے کہا، نہیں، ابھی کہیں دفع ہو جاؤ۔ وہ بولی، اس کے لیے رقم کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے ہوگا۔ میں نے کہا، کیا؟ وہ بولی، 1 لاکھ، گلاک پسٹل اور سائلنسر اور مخابرہ۔ میں نے کہا، مجھے پہلے صرف شک تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہے۔ وہ بولی، تم ساری زندگی شک میں ہی پڑے رہنا۔ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر آئی کام سیٹ نکال کر 1 الفا کو پکارنے لگا۔ یوں تو وہ شام کے وقت آئی کام سیٹ آن کرتا تھا، لیکن آج چونکہ اسے ہماری آمد کے بارے میں معلوم تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے اندازے کے مطابق جلد ہی اس کا جواب آنے لگا۔ رسمی گفتگو میں پڑنے کی بجائے اس نے فوراً میری جگہ کے بارے میں پوچھا اور میں نے بس اڈے کے قریب موجود اس ہوٹل کا
का नाम बता दिया जिसके सामने हम उस वक्त खड़े थे। उसने कहा ठीक है वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। हमें बमुश्किल 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ा होगा। सफेद रंग की डबल डोर हमारे साथ आकर रुकी। वो गाड़ी में अकेला था। मुझे बैठने का इशारा करके उसने अगली नशिस्त का दरवाजा खोल दिया। उसके साथ बैठते ही मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा चलें सर। पलवशा ने अकबी दरवाजे का हैंडल पकड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की थी लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पूछा ये लड़का तुम्हारे साथ है? मैंने जल्दी से कहा इसे छोड़ें सर और चलें। न जाने क्यों मैं पलवशा से भागना चाह रहा था। औरंगजेब साहब ने इस्बात में सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो वहीं खड़ी रह गई थी। थोड़ी दूर आते ही मैंने मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ी थी। औरंगजेब साहब ने इश्तियाक से पूछा वैसे कौन था ये लड़का? मेरे मुंह से बेसाख्ता फिसला सर गाड़ी रोकें। वो बोले क्या हो गया? ब्रेक पर पांव रखते हुए उसने परेशानी से पूछा। मैंने खिफ़त भरे लहजे में कहा सर इस लड़के को साथ लेकर चलना है। वो बोले यार क्या ऊट पटांग काम कर रहे हो? लेकिन उसके साथ ही उसने गाड़ी मोड़ ली। मैंने मेजर साहब की बात का जवाब नहीं दिया। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। मेजर साहब ने उसके करीब जाकर गाड़ी रोक दी। मैंने हाथ बढ़ाकर अकबी दरवाजा अनलॉक किया। वो इत्मीनान से अंदर घुस आई। मेजर साहब को नजरअंदाज करते हुए उसने तंजिया लहजे में पूछा पहले भूल गए थे या ये दिखाना चाहते थे कि तुम आसानी से मुझसे जान छुड़ा सकते हो? मैंने कहा नहीं, सोचा इस तरह शायद तुम गैरत का मुजाहरा करो और मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की लेकिन ऐसी बातें वो खातिर में नहीं लाती थी। फौरन बोली नहीं मुझे डर है, अगर मैंने तुम पर नजर न रखी तो तुम कहीं छुप जाओगे। आखिर एक जरूरी काम के बाद मैंने तुम्हें कत्ल तो करना ही है, उस वक्त कहाँ ढूंढता रहूंगा। पीछे मुड़कर मैंने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए उसे खामोश रहने का इशारा किया और दोबारा सीधा होकर बैठ गया। मैं नहीं चाहता था कि औरंगजेब साहब उसकी बकवास सुने। औरंगजेब साहब ने पलवशा की वजह से पूछना जरूरी समझा क्या बात कर सकता हूँ? मैं इत्मीनान से बोला हाँ अंग्रेजी जबान में बात कर सकते हैं। उसने तारीफी लहजे में कहा ओह तुम अंग्रेजी समझ बोल लेते हो। और इससे पहले कि मैं जवाब देता अकबी नशिस्त पर बैठी पलवशा की इत्मीनान भरी आवाज ने मेरे सर पर बम फोड़ा। वो मेजर औरंगजेब को मुखातिब हुई। तो अंग्रेजी बोलना इतना मुश्किल थोड़ी है। और मजे की बात उसने ये फिक्रा अंग्रेजी में ही अदा किया था। औरंगजेब साहब ने तंज़िया अंदाज में पूछा जी ज़ीशान तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा कहिए सर, इसके होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। वो हैरान रह गया। मतलब? मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला मतलब ये कि आपने जो पूछना है या कहना है जारी रखें। वो बोले सरदार को उसकी बीवी के बारे में बताया? मैंने कहा नहीं सर, बस बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाकर भेज दिया है। वो बोले मिशन कहाँ तक पहुंचा? जवाबन मैंने खाइस्ता गुल से लेकर कबील खान की हवेली की तबाही तक का अहवाल मुख्तसरन सुना दिया। अस्बात में सर हिलाते हुए उसने कहा वैसे ये खबरें मुझ तक पहुंच गई थी और हवेली तबाह करने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा जब उसके मुलाजिमों को बहालत मजबूरी कत्ल करना पड़ गया तो हम दोनों ने यही सोचा कि जब हमारा वहां आना साबित हो ही गया है तो इसका नुकसान तो कर दिया जाए। उसने अकबी सीट पर बैठी पलवशा की जानिब इशारा किया। इस लड़के को कहां से ढूंढा है? मैंने कहा ये मुजाहिदीन का साथी है, आपको कमांडर अब्दुल हक का बताया है ना, ये उसी का शागिर्द है और फिलहाल तो रहनुमाई के लिए साथ रखा हुआ है इसको। इसका ताल्लुक इसी इलाके से है। कहते हुए उसने एक दरमियानी मगर पुख्ता इमारत के गेट पर गाड़ी रोकी। हॉर्न देने से पहले ही दरवाजा खुल गया था। वो गाड़ी अंदर लेता गया। गैराज में गाड़ी रोककर हम नीचे उतरे। उस इमारत में चहल पहल देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि औरंगजेब साहब का घर नहीं है। हमें साथ लेकर वो एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरा काफी बड़ा था। कमरे के एक कोने में मेज लगी थी। मेज के अकब में घूमने वाली लकड़ी की कुर्सी रखी थी जबकि सामने 3 फोम की कुर्सियां पड़ी थीं। कमरे के दूसरे कोने में लकड़ी का सिंगल बेड लगा हुआ था। गोया वो कमरा दफ्तर होने के साथ उसकी ख्वाबगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। शायद आप लोग नाश्ता कर चुके होंगे। मेज के अकब में पड़ी हुई कुर्सी संभालते हुए उसने हमें बैठने का इशारा किया। मेरे कहने से पहले पलवशा ने मुंह खोल दिया, बिल्कुल भी नहीं किया। मेजर औरंगजेब ने मुस्कुराते हुए घंटी बजाई और दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। यकीनन मेजर साहब के वहां आते ही वो दरवाजे पर पहुंच चुका था। वो बोले इस लड़के को साथ ले जाकर अच्छा सा नाश्ता करा दो और हमारे लिए 2 प्याली चाय ले आओ। पलवशा मुझे मुखातिब हुई, तुमने नाश्ता नहीं करना? मैंने कहा मुझे छोड़ो और अपनी फिक्र करो। वो मजीद कुछ कहे नौवारिद के साथ बाहर निकल गई। मेजर औरंगजेब ने पलवशा के वहां से निकलते ही पूछा अब बताओ इस लड़के का क्या चक्कर है? मैंने कहा तमाम कहानी आपको सुना दी है सर, बस इतना इजाफा कर लीजिए कि कबील खान ने इसकी बहन को ज्यादती का निशाना बनाया, इसके भाई और बाप को कत्ल किया और अब ये उनके कत्ल का बदला लेने के लिए बेताब है। औरंगजेब साहब के लहजे में हल्की सी तशवीश थी। मुझे तो ये काबिल भरोसा नहीं लग रहा। मैंने दिल की आवाज पर लब्बैक कहते हुए उसकी तरफदारी की। मैं मुतमईन हूँ। वो बोले ऐसा नाजुक अंदाम लड़का आप लोगों की क्या मदद करेगा? मुझे तो लगता है किसी के जरा सा झिड़कने पर आप लोगों का सारा कच्चा चट्टा खोल देगा। मेरे चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट नमूदार हुई।
सर, इसका नाम पलवशा है और ये लड़का नहीं लड़की है, और यकीन करें मैं इसके हाथों मरते मरते बचा हूँ। बस तुक्का ही लग गया था कि मैं इसे बेहोश करने में कामयाब हो गया, वरना इसने मेरा काम कर दिया था। और उसके बाद मैंने उसकी हकीकत उगलवाने के लिए उस पर इतना तशद्दुद किया कि इतना तशद्दुद कोई आदि मुजरिम भी बर्दाश्त न करता, और इसका नाम भी इसके मुंह से नहीं उगलवा सका। औरंगजेब साहब का मुंह हैरत से खुल गया। ये लड़की है, अजीब से अंदाज में कहते हुए वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। मैं भी कहूँ, इस लड़के में ऐसी क्या बात है कि बार बार इसे देखने को दिल करता है, और शायद इसीलिए इसने गाड़ी में दाखिल होते ही तुम्हें कत्ल करने की धमकी दी थी, क्योंकि तुमने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया था। मैंने इस बात में सर हिलाया। जी सर। उसी वक्त एक आदमी चाय के बर्तन लिए अंदर दाखिल हुआ। चाय की प्यालियां हमारे सामने रखकर वो जिस खामोशी से अंदर दाखिल हुआ था उसी तरह बाहर निकल गया। चाय पीते हुए हम आगे का लाया अमल तय करने लगे। हमारी बातों के दरमियान ही पलवशा लौट आई थी। मेरे दाएं तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठकर वो हमारी बातें सुनने लगी। मजीद घंटा भर वहीं गुजार कर मैंने मेजर साहब से इजाजत ली और हम वहां से निकल आए। पलवशा की हकीकत मालूम होने के बावजूद मेजर औरंगजेब ने उसे लड़के के तौर पर ही मुखातिब किया था। वैगन अड्डे तक हम मेजर साहब की गाड़ी में आए थे। वैगन अड्डे में अंगूर अड्डे की वैगन तैयार खड़ी थी। हमारे पहुंचने के 15-20 मिनट बाद वैगन अड्डे से निकल आई। पलवशा खामोश सी थी। अंगूर अड्डे पहुंचकर वैगन से उतरते ही वो कहने लगी, कुछ रकम दे सकते हो? मेरे लहजे में हैरानी थी। रकम किस लिए? वो बोली, दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो सवालात की जरूरत नहीं। मैंने पूछा, कितने चाहिए? वो बोली, अगर हो सके तो 10-15 हजार दे दो। एक लम्हा सोचने के बाद मैंने जेब से 4 बड़े नोट निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिए। ये 20 हजार हैं। बगैर किसी तकल्लुफ के वो मेरे हाथ से पैसे लेते हुए बोली, वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने उसकी बात का जवाब देने की जरूरत न समझी। यूं भी ये रकम मैंने खाइस्ता गुल की जेब से निकाली थी। कमांडर नसरुल्लाह के दरवाजे के सामने पहुंचकर वो बोली, मैंने कहीं जाना है, कल तक लौटूंगी, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? वो बोली, अगर बताना होता तो मैं कहीं जाने की बजाय उस जगह का नाम लेती। मैंने तलखी से कहा, इतना बताने की भी क्या जरूरत थी, जाओ जहाँ दफा होना है। वो बुरा बनाए बगैर बोली, अगर ग्लॉक नहीं दे सकते तो मुझे सरदार भाई वाला पिस्तौल दे दो। इस मर्तबा बगैर किसी हुज्जत के मैंने ग्लॉक मास साइलेंसर के होल्स्टर से निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। ये लो। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए, मगर उसके होंठों से शुक्रिया वगैरह का कलमा अदा न हुआ। पिस्टल नेफे में उड़सते हुए वो कमांडर नसरुल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देने लगी, जबकि मैं बैठक के दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगा। मेरा दिमाग उसी को सोच रहा था। पहले मैं शिद्दत से उससे जान छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन मेजर औरंगजेब तक उसका हाल पहुंचाने के बाद न जाने क्यों एकदम मैं ज़हनी तौर पर उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया था। पहले मैं उसकी खूबसूरती से डरा हुआ था, लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में यही बात आई कि इसी तरह अगर मैं हर खूबसूरत लड़की का सामना करने से डरता रहा तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूं भी उस जैसी खतरनाक लड़की से मोहब्बत कोई बेवकूफ ही कर सकता था, और सबसे बढ़कर वहाँ उससे बेहतर रहनुमाई करने वाला हमें मिल नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मुझे मालूम हुआ कि वो मोटरसाइकिल ही पर कहीं रवाना हो गई है। इसकी तस्दीक कमांडर नसरुल्लाह की आमद से हुई। वो मेरे लिए दिन का खाना लाया था। उसने खुद भी मेरे साथ ही खाना खाया। इसी दौरान उसने पलवशा के बारे में भी पूछ लिया कि पलू खान मोटरसाइकिल पर बैठकर कहाँ गया है। मैंने नफी में सर हिलाकर लाइल्मी का इजहार किया और उसने इस बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।